नमस्कार। कोरोना पेंडेमिक के 15वां एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात शुरू की थी कि व्हाट्स द रोड अहेड, आगे का रास्ता क्या है। पर इस बीच कुछ सवाल मेरे ध्यान में लाए गए और आप में से कई दर्शकों की यह कॉमन क्वेश्चन था कि इतने अलग अलग डेटा आ रहे हैं, इतने विभिन्न आंकड़े आ रहे हैं, तो इनको किस तरह इंटरप्रेट किया जाए। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये सभी आंकड़े अभी बहुत आरंभिक आंकड़े हैं और इनके आधार पर कोई भी अवधारणा बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा और साथ ही साथ वह बहुत सही व सटीक भी नहीं होगा। तो आज पहले इन विभिन्न आंकड़ों की बात कर ली जाए। अगर आप एक नज़र इन आंकड़ों पर उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग देशों से इतने अलग अलग तरह के आंकड़े आ रहे हैं कि आप उनसे कुछ भी निष्कर्ष निकालने के लिए अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अब कोई भी आंकड़ा वह कितना विश्वसनीय और प्रामाणिक है, उसकी रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी क्या है, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। और जब शुरुआती आंकड़े ही आपके पास उपलब्ध हैं तो इस संबंध में कोई भी टिप्पणी करना बहुत ही रिस्की गेम है। तो आंकड़े इतना अलग अलग क्यों होते हैं, इस बारे में पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो है कि आंकड़े जो कलेक्ट किए जाते हैं और उनको जो प्रकाशित किया जाता है, तो उनके कलेक्शन और ट्रांसपेरेंसी, इनमें कुछ गलतियां हो सकती हैं और ये जो इनके इनहेरेंट फ्लॉज हैं वह इन आंकड़ों को बहुत विश्वसनीय और प्रामाणिक नहीं बनाते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो आंकड़े इकट्ठे किए जाएं वह एक वैज्ञानिक आधार के हिसाब से इकट्ठे किए जाएं और उनकी जो विश्वसनीयता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो इन्हें पब्लिश कर रही हैं उनकी विश्वसनीयता क्या है। जैसा कि बार बार सामने आ रहा है कि चीन से जो आंकड़े आए उनकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता दोनों ही संदिग्ध हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह कहना बड़ा मुश्किल है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उन पर कितना भरोसा किया जाए। दूसरी वजह जो इतनी विभिन्नता हम देख रहे हैं विभिन्न देशों के आंकड़ों में, उसकी वजह है उनके भौगोलिक परिस्थितियाँ। जैसा मैं अपने पहले के कार्यक्रम में बता चुका हूँ कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन्स में इस कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वह काफ़ी भिन्न देखा गया है और यही इनकी इन्फेक्टिविटी और मोर्टलिटी रेट के आंकड़ों में भी परिलक्षित हो रहा है। तो ये जो जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट कंट्रीज़ के, उनके बारे में अभी कहना तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार जब यह महामारी ख़त्म होगी तभी सही तौर पर पता लग पाएगा कि ये जो भौगोलिक विभिन्नताएं हैं अलग अलग देशों की, उनका इस महामारी में क्या रोल रहा है। तीसरी चीज़ है डेमोग्राफिक जो डिफरेंसेस हैं, जो विभिन्न देशों की जो पॉपुलेशन है उसका जो स्वरूप है वह अलग अलग है। जनसंख्या अलग है, जनसंख्या का घनत्व अलग है। उसके बाद में उनमें कई चीज़ें जैसे कि शिक्षा और
कुपोषण और इस तरह की अन्य कई चीज़ें जो हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें पॉपुलेशन कितनी जवान है, क्योंकि जो आंकड़े हमारे सामने अभी उपलब्ध हैं उससे यह लगता है कि जहाँ भी जो देश बूढ़े हैं, जिनकी जनसंख्या में 60-65 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनका प्रतिशत अधिक है, उन लोगों में इस महामारी का ज़्यादा विध्वंसकारी सबूत हमें देखने को मिला है। अगर हम यूरोप और अमेरिका और एशिया और अफ्रीका, इन देशों का एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि यूरोप की पॉपुलेशन जो है वह कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा बूढ़ी पॉपुलेशन है। अमेरिका की यूरोप के कंपैरिजन में अधिक जवान पॉपुलेशन है, और एशिया और अफ्रीका के जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन लोगों की जो जनसंख्या है वह सबसे ज़्यादा जवान है। और उस दृष्टि से देखें तो इन्फेक्टिविटी जो है R0 है वह यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। एशिया और अफ्रीका में जो R0 या इन्फेक्टिविटी कोरोना वायरस की है उसके बारे में अभी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि इन देशों में अभी जो नंबर ऑफ़ टेस्ट हैं वह बहुत कम हुए हैं। हालांकि भारत में अब टेस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ रही है और उसके साथ ही साथ जो संक्रमित जनसंख्या है उसका नंबर भी बढ़ रहा है। दूसरा प्रश्न है मोर्टेलिटी रेट का। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस कोरोना वायरस का सर्वाधिक घातक प्रभाव जो बूढ़े लोग हैं उन पर हुआ है, और उस दृष्टि से देखा जाए तो यूरोप के देशों में इसकी मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, और अमेरिका में वह कंपैरेटिवली कम है, और एशिया और अफ्रीका के विकासशील और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में वह कंपैरेटिवली सबसे कम है। चौथी जो चीज़ है वह है इनेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो कोई भी बच्चा अपने जन्म के साथ लेकर पैदा होता है, और जो विकसित देश हैं यूरोप और अमेरिका के विकसित देश, उनकी जो जनसंख्या में आज की तारीख में जो इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वह करीब करीब गायब हो चुकी हैं, और वहाँ मुख्यतः लाइफस्टाइल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वह ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या कैंसर या इस तरह की जो बीमारियां हैं वह उनके हेल्थ प्रॉब्लम का मुख्य हिस्सा है। जबकि एशिया और अफ्रीका के विकासशील और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अभी भी इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वह मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो इन परिस्थितियों में इस चीज़ की काफ़ी संभावना है कि किसी भी नए इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता इन एशिया और अफ्रीका के देशों में विकसित देशों की अपेक्षा अधिक हो सकती है। बिकॉज उसका कारण यह है कि वह विभिन्न प्रकार के अलग अलग इन्फेक्शंस से पीड़ित होते रहते हैं, और अभी उन पर इन्फेक्शस डिजीज़ पर पूरा कंट्रोल नहीं पाया गया है। तो वह जो इनेट इम्यूनिटी है इन देशों की जनसंख्या में वह भी एक कारण हो सकता है। एक और जो इशू है वह है अलग अलग देशों का जेनेटिक कंपोजिशन।
जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं उनमें डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का अनुपात जो विकसित देश हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी तरह काफ़ी हद तक संभव है कि इन देशों की जो जनसंख्या है उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का हो सकता है कि वह एक तरह का प्रोटेक्शन, एक तरह की सुरक्षा जो है अपनी जनसंख्या को प्रदान करता है। एक और इश्यू जो मैं इस संबंध में बात करना चाहूँगा वह है जो अलग अलग देशों ने अलग अलग नीतियाँ बनाई हैं इस महामारी से लड़ने की, वह भी एक बड़ा कारण हो सकता है इन अलग अलग देशों के आंकड़ों में इतनी विभिन्नता होने का। कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने शुरू में किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया और उनमें मुख्यतया अमेरिका और यूरोपीय देश थे। कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने बहुत एग्रेसिव टेस्टिंग की पॉलिसी जो है अडॉप्ट की और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो आइसोलेशन, क्वारंटाइन जो है उसको अपनाया। लॉकडाउन वहाँ लिमिटेड रहा और एक तीसरी तरह के देश जैसे कि भारत है वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन की नीति अख्तियार की गई और इन सभी देशों के आंकड़ों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो इसलिए अभी इस स्टेज पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि क्या जो हैं मेन इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये विभिन्न प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं। हम रोज़ कोई न कोई नए विषय पर बात करते हैं, तो आज का विषय इन आंकड़ों की विभिन्नता, उनकी रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी के बारे में था। आज का एपिसोड मैं ख़त्म करूं उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट अपने इस कार्यक्रम के बारे में दीजिए। आपके अगर कोई भी प्रश्न हैं तो मुझे खुशी होगी अगर आप उन्हें पूछें और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।